हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं कैरियर विद एसके यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आज का हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत धारा और उसके प्रभाव। इससे संबंधित जितने क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 320 से लेकर के हम लोग 320 से लेकर के 340 तक क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। और ये सभी वो क्वेश्चन दोस्तों रहेंगे जो रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। रेलवे के अलावा ये दोस्तों कोई भी वनडे एग्जाम हो, जो सभी लोग मेरे दोस्त हैं जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो टीसीएस द्वारा लगातार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का 322 नंबर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बल्ब के फिलामेंट को प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। तो दोस्तों, बल्ब का फिलामेंट वो ये लंबा और पतला किस लिए बनाया जाता है? क्योंकि उसका दोस्तों उच्च प्रतिरोध होता है। लंबा पतला इसलिए बनाते हैं इसलिए क्योंकि उसका उच्च प्रतिरोध हो, इसलिए बनाया जाता है। तो टंगस्टन दोस्तों, बल्ब में टंगस्टन का उपयोग बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। अर्थात टंगस्टन धातु का गलनांक जो होता है सबसे अधिक होता है, और तापमान जितना अधिक होता है और उतना ही दक्षता इसकी क्या होगी? अधिक होगी, और रोशनी भी उतनी ही अधिक सफ़ेद होगी। और बल्ब में कौन कौन सी गैसें भरी जाती हैं? बल्ब में गैसें दोस्तों भरी जाती हैं। गैसें जैसे हीलियम हुआ, हीलियम बल्ब में भरी जाती है। हीलियम, नियान, और कौन सी? नाइट्रोजन। हीलियम, नियान, नाइट्रोजन और आर्गन, ये सभी गैसें बल्ब में भरी जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक धारावाही परिनालिका के लिए सही है? तो धारावाही परिनालिका के लिए कौन कौन कथन सही होंगे? तो पहला कथन क्या कह रहा है? इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़ों को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाए? पहला ये सही हो जाएगा, पहला कथन। दूसरा है यह छड़ चुंबक की भांति कार्य करता है। तो दोस्तों ये गलत होगा। सॉरी, ये भी सही हो जाएगा, यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करेगा, क्योंकि दोस्तों ये धारावाही परिनलिका में जो होता है चुंबक जो है एक क्षण की भांति कार्य करता है। तीसरा, क्षेत्र रेखाएं संकेंद्री वृत्त होती हैं, ये गलत हो जाएगा। तो तीसरा जो है कथन ये सही गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभव पता करना है। क्या करना है? विभव पता करना है। तो दोस्तों, विभव हम लोग कैसे पता करेंगे? तो दोस्तों, पहले हम जितने इसमें दो 4 ओम और 6 ओम, इसको हम इसका हम क्या श्रृंखला संयोजन में कुल प्रतिरोध निकालेंगे। कुल प्रतिरोध निकालने के लिए क्या हो जाएगा फार्मूला? R = R1 + R2। ठीक है, तो R1 + R2 का मान 4 ओम और 6 ओम दिया हुआ है। तो 4 और 6 कितना हो जाएगा? तो R की वैल्यू 6 4 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6 4 10 ओम हो जाएगी। और यहीं पर V का मान कितना दिया है? V का मान दिया है 5 वोल्ट। कितना दिया है? 5 वोल्ट। ठीक है, तो विभव पता करना है। क्या पता करना है? विभव। विभव के लिए सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? विभव के लिए दो सूत्र हो जाएगा। पहले हम निकालेंगे I = V/R, ये सूत्र लगाएंगे, I = V/R। ठीक है, तो विभव कितना है? 5 ओम है, तो 5 बटे प्रतिरोध कितना है? 10। तो 5/10 मतलब 1/2। तो यहाँ से आई धारा का मान कितना आ जाएगा? 1/2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम किसका फिर से यहाँ से क्या कर देंगे? फार्मूला लगाएंगे V = IR, V = I/R। ठीक है, तभी तो विभव यहाँ से पता चलेगा। तो I का मान कितना है? 1/2 है। आई का मान कितना है? 1/2 इंटू आर का मान कितना है? आर कितना है? आर हो जाएगा ये, आर है 10 ओम। कितना है? 10 ओम। ठीक है, तो रख देंगे 10। और 2 को जब 10 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। तो वह कितना आ जाएगा? 5 वोल्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाएगा? तो किस नियम का उपयोग किया जाएगा दोस्तों? एक मिनट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम कौन सा? ए ऑप्शन, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। दोस्तों, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है? ये कहता है जब हम धारावाही चालक को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र और धारा प्रवाह की दिशा दोनों के लंबवत एक चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है। यही दाहिने हाथ का नियम है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति संभव है? तो पहला कथन क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, ये बिल्कुल सही है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो होती है एक दूसरे क्या होती हैं? समांतर होती हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्त हो सकती हैं। तो ये भी सही है, संकेंद्रित वृत्त हो सकती हैं। तीसरा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, ये नहीं करती हैं। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कभी नहीं करती हैं दोस्तों। तो पहला और दूसरा कथन सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए में दोनों दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चुंबकीय पहला है कथन, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्षण के चुंबकीय क्षेत्र में सर्वाधिक होती है। तो प्रबलता सबसे सर्वाधिक होती है, गलत है। चुंबकीय क्षेत्र की केंद्र में नहीं होती, उसके सिरों पर होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन क्या होगा? गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है?
दूसरा है कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, ये बिल्कुल सही है, ये क्या है, बिल्कुल सही होगा। तीसरा है चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र अर्थात क्लोज्ड कंटिन्यूअस क्रूज निर्मित करती हैं, ये भी सही है, क्योंकि धारावाही चालक है जो ऐसे माने ये धारावाही चालक है, ठीक है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं ऐसे गमन करेंगी, ठीक है, ऐसे ऐसे इस टाइप से, तो एक दूसरे को क्या है, काटेंगे नहीं, प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे, ठीक है, इसी तरह से। तो ऑप्शन नंबर कथन कौन कौन से सही हो जाएंगे, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। दूसरा तीसरा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो एसी जनरेटर किस पर काम करेगा दोस्तों, एसी जनरेटर करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, यह होता है विद्युत वाहक बल, ईएमएफ, ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत वाहक बल इसको बोलते हैं, या वोल्टेज भी इसको बोल देते हैं। एक धारा ले जाने वाले चालक में उत्पन्न होता है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को काटता है। एसी जनरेटर, एसी जनरेटर जो अल्टरनेटिंग करंट जिसको बोलते हैं, एसी धारा उसमें प्रवाहित होती है। इसका दोस्तों 1860, एसी जनरेटर की बात करें तो 1860 के दशक में चार्ल्स ब्रुश ने इसके द्वारा खोजा गया था एसी जनरेटर को। अब इसी तरह से विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह क्या होता है, जो ऑप्शन नंबर बी है, इसको देख लेते हैं। तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रवाहित धारा में चालक द्वारा उत्पन्न बाधा के कारण यह ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है, अर्थात विद्युत प्रवाह का तापीय प्रवाह क्या उत्पन्न करता है, विद्युत द्वारा ऊष्मा उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एसी जनरेटर के सिद्धांत पर कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अगला देखते हैं, दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L है और प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ से निर्मित पहले वाले तार की 3 गुना लंबाई और 2 गुने अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा। तो चलो ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइम में है, इसको लगाते हैं। तो दोस्तों किसके बराबर होगा, दोस्तों एक होता है सूत्र प्रतिरोधकता बराबर क्या होता है, आर इक्वल टू होता है रो रो एल अपान ए। आर क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया, रो बरा इंटू एल, एल हो गया तार की लंबाई, ए क्या हो तार का क्षेत्रफल। यहाँ से हम R1 मान लें, ठीक है। तो R1 यानी रो को हम R1 लिख दें, तो इधर R1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना तीन तीन दो 3 गुनी लंबाई के 2 गुने हैं, तो अर्थात R1 बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई कितनी है 3 गुनी और प्रतिरोध कितना, क्षेत्रफल कितना है 2, तो 3/2 एम्पियर R1 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो R1 को हम R मान लें, क्या मान लें R, ठीक है। तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो संयुक्त प्रतिरोध को हम R मान लेंगे, ठीक है, R1 को बराबर R। अब R बराबर क्या हो जाएगा 3/2 R, क्या हो जाएगा 3/2 R, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अर्थात 3/2 R। तो ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में एक बिंदुओं ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो समतुल्य प्रतिरोध दोस्तों कैसे निकालेंगे, तो श्रृंखला क्रम में कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, तो R बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, R बराबर R1 + R2, ये सूत्र होता है श्रृंखला क्रम में, ठीक है। तो R1 का मान कितना है 3 ओम, R2 भी 3 ओम है, ठीक है। तो R बराबर कितना हो जाएगा 3 3 6 ओम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 ओम, यहाँ से 6 ओम आ गया। अब कुल प्रतिरोध हम निकालेंगे समांतर क्रम में, कैसे निकालेंगे, तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा 1/R1 + 1/R2। यहाँ से जब मान हम रखेंगे 1/6, भाई R का मान कितना है, R का, ठीक है, तो 1/6 + 3 3 6 हो जाएगा ना, प्लस 1/3, R2 का मान 1/3 है। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो R बराबर R की वैल्यू आएगी 2 ओम, कितनी आएगी 2 ओम, ठीक है। तो 2 ओम R की वैल्यू आ जाएगी, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए में जो है 2 ओम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोधकता वाले धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता क्या होगी। तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता निकालनी है, ठीक है। तो प्रतिरोधकता के लिए कैसे कौन सा इसके हो जाएगा, तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता, भाई इसको 4 बराबर भागों में काटा गया, ठीक है। तो इसलिए प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता हो जाएगी यहाँ से कितनी आ जाएगी तुम्हारी, खाली रो आ जाएगी, क्या आ जाएगी रो, ठीक है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 4R बराबर 4R हो जाएगा, 4 1/4 कटा गया ना 4 बराबर भागों में, तो 4/4 ये कट जाएगा, तो रो ही बचेगा, तो प्रतिरोधकता बराबर खाली रो आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 तार ए और बी एक ही पदार्थ से निर्मित हैं और उनकी लंबाइयाँ क्या है, समान है, उनकी लंबाइयाँ क्या है, समान है, यदि किंतु अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है, एरिया अलग अलग है। यदि ए तार का प्रतिरोध बी तार के 9 गुने के बराबर है, ए तार का प्रतिरोध बी तार के कितने गुने के बराबर है, 9 गुने के बराबर है, तो तार ए की त्रिज्या और तार बी की त्रिज्या का रेशियो निकालना है। तो इसके लिए दोस्तों एक सूत्र होता है, कौन सा होता है, आर ए मतलब पहले तार का प्रतिरोध, आर बी का मतलब दूसरे तार का प्रतिरोध, बराबर हो जाता है आर बी मतलब त्रिज्या, बी मतलब दूसरे तार का प्रतिरोध,
दूसरे तार के लिए बी, सॉरी, तो आर बी बटे आर ए, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो त्रिज्या दोस्तों, त्रिज्या का अनुपात निकालना है, तो त्रिज्या का अनुपात कैसे निकालेंगे, आर ए का मतलब पहला प्रतिरोध कितना है, पहला है तुम्हारा, पहला है 1, दूसरा 9 गुना, तो 9, इसका हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटेगा ये, तो यहाँ क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो तो यहाँ से हो जाएगा मान तुम्हारा 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, ठीक है। तो त्रिज्याएँ क्या हो जाएंगी, त्रिज्याएँ हो जाएंगी तुम्हारी आर ए बटे आर बी बराबर 1 का वर्गमूल 1 ही रहेगा, और 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल सॉरी 3 हो जाएगा, तो 1 अनुपात कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 अनुपात 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी, डी में 1 अनुपात 3 दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है। तो कई प्रतिरोध हैं, इनको समांतर क्रम में जब हम संयोजित करेंगे तो दोस्तों इसे हम चालक की अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि करने के वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। अर्थात दोस्तों यहाँ से संयोजन क्रम में कैसे करते हैं, प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, कुल प्रतिरोध, तो 1/r बराबर करके हम निकालते हैं, 1/r बराबर त्रिज्याएँ कौन कौन सी हो जाएंगी, त्रिज्याएँ हो जाएंगी 1/r करके 1/r1 सॉरी R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला सही हो जाएगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 फेरों वाली एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारावाही प्रवाह वाले एकल वृत्ताकार पास बोले तो लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर होगा। तो दोस्तों ये किसके बराबर होगा, 6 गुने के बराबर होगा, कितने गुने के, 6 गुने के ही बराबर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्षैतिज सीधे तार में धारा पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित हो रही है, कहाँ से, पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित हो रही है, इसमें तो पूर्वी सिरे से देखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तार के लंबवत तल में वामावर्त। ये दोस्तों किसका नियम इस यहाँ पर लागू होगा, यहाँ पर लागू होगा मैक्सवेल के स्क्रू, उसके मैक्सवेल के स्क्रू कार के स्क्रू का नियम यहाँ लागू होगा, वो जो क्या कहता है, तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम बोलें या मैक्सवेल का नियम बोलें, ठीक है। धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम बोलें या मैक्सवेल के उसके स्क्रू का नियम बोलें, ठीक है, दोनों एक ही हैं। पता लगाने के लिए एक सुविधाजनक तरीका होता है, जिसे यदि हम दाएं हाथ की अंगूठा धारा की दिशा की ओर इशारा करता है, उनका नियम क्या कहता है कि दाएं हाथ का अंगूठा जो होता है धारा की दिशा करता है, धारा की ओर, और इस तो उस पर मुड़ी हुई उंगलियां जो हैं धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी, तो लंबवत तल में वामावर्त घूमेगा तार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 100 ओम प्रतिरोध वाले एक धातु के तार को मोड़कर तार की लंबाई के बराबर परिधि वाले एक वृत्त बनाया गया है। भाई 100 ओम का प्रतिरोध वाला एक तार है, उसको मोड़ करके एक क्या बनाया गया है, वृत्त बनाया गया है, गोला गोला तार का, कैसा बनाया गया, वृत्त बनाया गया है गोला गोला इस टाइप से, ठीक है। अब क्या हुआ, वृत्त के दो बिल्कुल विपरीत बिंदु के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे हम, समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे 1/r बराबर, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 लगा देंगे तो समतुल्य प्रतिरोध निकल आएगा। तो दो बिल्कुल विपरीत बिंदुओं के बीच, तो पहला 50-50 के दोनों हो जाएंगे, तो 1/100 को 2 से डिवाइड करें तो 50 ओम आ जाएगा, ये R1 का मान, 1/2 R2 का मान भी वो भी 50 रहेगा। तो इसको हल करेंगे जब लासा 50 हो जाएगा, तो एक एक ऊपर एक एक जुड़ मिल करके 2 हो जाएगा, 2/50, 2 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। अर्थात प्रतिरोध का मान कितना आ जाएगा, 25 ओम, कितना आ जाएगा, 25 ओम, आर की वैल्यू, यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 ओम आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, एन फेरों वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और समान धारा को वहन समान त्रिज्या एकल वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न क्षेत्र का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ से अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, n अनुपात 1 हो जाएगा। फार्मूला कौन सा होता है, फार्मूला होता है n1 अनुपात n2 करके, यहाँ से n2 का मान कितना दिया है, 1 दिया है, कितना दिया है, 1, और n1 का मान n मान लें, ठीक है, n फेर वाली है ना, तो n अनुपात 1 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कितना, बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीसी मोटर के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। डीसी बोले तो डायरेक्ट करंट, दृष्टि धारा जिसको बोलते हैं, तो कौन कौन सा, पहला ऑप्शन क्या है, कथन, विभक्त विलय स्पिल्ट रिंग्स का कार्य धारा को प्रवाह को उलटना है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र समांतर रैखिक कुंडली भुजाओं पर अधिकतम बल लगाता है, भुजाओं पर अधिकतम बल लगाता है, ये गलत है, उसके चुंबकीय उसके बाहरी सिरों पर ज़्यादा बल लगाएगा, ठीक है। अब तीसरा क्या है, प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद धारा को उलटने की वजह से कुंडली में निरंतर घूर्णन होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फर्स्ट और तीसरा, पहला और तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रवाह पर आधारित हैं।
तो तापीय प्रभाव पर कौन कौन आधारित है? तो पहला क्या है? तापदीप्त लैंप, तापदीप लैंप, ठीक है, ये बिल्कुल सही, ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, तापीय प्रभाव पर। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक गीजर भी है दोस्तों। विद्युत जनरेटर ये नहीं है, विद्युत जनरेटर किस पर आधारित है? एसी धारा पर, ठीक है, ये वाला नहीं होगा। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज का कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।